नमस्कार, मैं शंकर धाकड़ आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर 247 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में इस पूरे अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर को मैं आपको लिखवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आप मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पेज नंबर 4 के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, यानी कि यहाँ पर जो जो पदार्थों के नाम दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं। जैसे कुर्सी पदार्थ हैं, वायु पदार्थ हैं, इसके बाद में बादाम पदार्थ हैं और शीतल पेय ये पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से ये जो इतने सारे दे रखे हैं इनमें से ये 4 जो है पदार्थ हैं। उत्तर आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। प्रेक्षण क्या है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। मतलब कहीं पर जैसे गर्म भोजन बन रहा है, उदाहरण के तौर पर मान लो कि किसी के घर पे या पड़ोसी के घर पर हलवा ही बन रहा है, तो आपके पास में क्या है कि उसकी गंध जल्दी आ जाती है। लेकिन यही अगर ठंडा भोजन है तो उसकी गंध नहीं आती है। इसका कारण क्या है, या फिर उसके पास में जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से कि यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। कैसे कि जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि जिस पदार्थ को गर्म कर रहे हैं उस पदार्थ को गर्म करने से उसके कणों की जो है गति बढ़ती है। गति बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके कणों के बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और ये कण जो है फैलने लगते हैं। इस कारण उस पदार्थ की जो है गंध वो उसका विसरण बहुत ही तेज़ी से होता है, जिसके कारण उसकी गर्म खाने की जो है गंध दूर दूर तक फैल जाती है और ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास में जाना पड़ता है। ये इसका कारण है। अब पेज नंबर 6 का पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी तत्व या किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहते हैं। और घनत्व का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन है। ये इसकी भूमिका है। तो आगे प्रश्न है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। कुछ पदार्थों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे वायु है, चिमनी का धुआं है, जल, शहद, चाक, रुई और लोहा। तो इनको इनके घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ रहेगा, उसके बाद में बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा चिमनी का धुआं। जो है चिमनी का धुआं, इसका घनत्व जो है सबसे कम रहता है। उसके बाद में वायु का घनत्व चिमनी के धुआं से ज़्यादा रहता है। फिर रुई, फिर जल का स्थान रहेगा, फिर चौक आएगा और फिर शहद, और उसके बाद में सबसे अंत में 7वें नंबर पर रहेगा लोहा। तो लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा है और चिमनी के धुएं का घनत्व जो है सबसे कम है। दोस्तों, पेज नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले परिवर्तन को या फिर उसके अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अर्थात पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पदार्थ के विभिन्न गुण होते हैं, जैसे उसकी संरचना हो गया, आयतन हो गया, आकार, दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, घनत्व के बारे में। तो इनमें पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में क्या अंतर होता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले संरचना के बारे में देखते हैं कि ठोस, इनके कणों की क्रमिक व्यवस्था होती है, यानी कि ठोस में जो पदार्थ के जो कण हैं वो क्रम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट है द्रव में, कि द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसलन व स्खलित हो सकती है। अर्थात देखो, ठोस में तो सभी कण चारों दिशाओं में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन द्रव में जो है 2 परतों के बीच में आकर्षण बल कम रहता है, जबकि एक ही परत के जो है पदार्थ के कण जो है उनके बीच में आकर्षण बल रहता है। इसलिए पदार्थ की जो है द्रव की परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। गैस में है कि गैस के कणों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते रहते हैं, अर्थात ये हवा में जो है उड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आकार एवं आयतन। तो ठोस के बारे में देख लेते हैं कि ठोस का आयतन एवं आकार जो है निश्चित होता है। माने कोई पदार्थ, जैसे आपके पास में एक पेन है तो उसका आकार वो फिक्स है, और दूसरा आयतन की बात करें तो वो पेन जो है अपना एक निश्चित स्थान घेरता है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति के अनुसार वो उसका जो आकार घेरने का जो स्थान जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। द्रव में इनका आयतन तो
निश्चित होता है, लेकिन आकार ये बर्तन का ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि जैसे आपने 1 लीटर कोई भी पदार्थ लिया, 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर पेट्रोल लिया, तो उसका वो आयतन है, वो फिक्स है। लेकिन जैसे आप उसको जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस के बारे में देखते हैं कि ये आयतन एवं आकार दोनों ही बर्तन का ग्रहण कर लेते हैं। मतलब गैस का आयतन और आकार जो है दोनों ही अनिश्चित होता है। अब संपीडितता देख लेते हैं। ठोस की संपीडितता नगण्य होती है। माने ठोस पर संपीडितता का अर्थ होता है कि जब किसी पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो वो अपना आकार बदले या फिर उसका आयतन बदल जाए, तो उसे संपीडितता कहते हैं। तो ठोस की संपीडितता नगण्य होती है। माने किसी ठोस पदार्थ पर अगर हम दबाव लगाते हैं तो उसमें न के बराबर जो है परिवर्तन होता है उसके आकार में। द्रव की संपीडितता बहुत कम होती है और गैसों की संपीडितता है सर्वाधिक होती है। अब छठवां पॉइंट देख लेते हैं, कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा। इनके कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस की बात कर रहे हैं। ठोस के कणों में बहुत ही कम गति होती है और बहुत कम गति होती है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा भी बहुत ही कम होती है। द्रव की बात करें तो इनके कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा ठोसों से अधिक होती है, लेकिन गैस से कम होती है। और गैस में देखें तो इनके कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अर्थात ठोस और द्रव इन दोनों से ज़्यादा होती है। अब घनत्व के बारे में देख लेते हैं। तीनों में ठोस में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः ठोस पदार्थों का जो है घनत्व अधिक होता है। सामान्यतया ठोसों का घनत्व सबसे अधिक रहता है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हो सकते हैं जहाँ पर ठोस का घनत्व कम हो। द्रव में कुछ अपवादों को छोड़कर द्रवों का घनत्व ठोसों से कम होता है। और गैस की बात करें तो गैस का जो है घनत्व सबसे कम होता है, ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। अब यहाँ पर ठोस और द्रव में जो है अपवाद की बात की है, तो मैं अपवाद का आपका कारण बता देता हूँ कि जल जो है, जल बर्फ रूप में, जब बर्फ होता है तो वो ठोस अवस्था है और जब द्रव अवस्था में होता है यानी कि वो पानी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जल का जो है घनत्व, जल और बर्फ की बात कर रहा हूँ, तो जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल तौर पर तो कोई भी ठोस है उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा और द्रव का कम रहेगा, लेकिन बर्फ़ और पानी में थोड़ा सा उल्टा है कि पानी का घनत्व ज़्यादा रहता है जबकि बर्फ़ का घनत्व कम रहता है, इसीलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का बी वाला उत्तर हम समझ लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, अर्थात इन पर जो कुछ शब्द दे रखे हैं इन पर टिप्पणी लिखनी है, जैसे दृढ़ता, संपीडितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार और गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन पर जो है टिप्पणी देना है। तो सबसे पहले दृढ़ता के बारे में देख लेते हैं कि दृढ़ता अर्थात बाह्य बल लगाने पर, किसी भी पदार्थ पर बाहरी बल लगाने पर पदार्थों का अपना आकार न बदलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। बाहरी बल लगाने पर पदार्थ का अपना आकार न बदलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। आइए देखते हैं कि ठोस पदार्थों में अत्यधिक दृढ़ता होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस पदार्थ टूट सकते हैं लेकिन अपना आकार नहीं बदलते। फिर संपीडितता के बारे में देख लेते हैं। तो संपीडितता अर्थात बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आयतन बदलने की प्रवृत्ति संपीडितता कहलाती है। जैसे किसी पदार्थ पर आपने बल लगाया और उसने अपना आकार जो है उसका आयतन बदल गया, है ना, तो वो उसका गुण क्या कहलाता है? वो संपीडितता कहलाता है। गैसीय पदार्थों की संपीडितता सबसे अधिक होती है, मतलब गैसों पर बल लगाने से सबसे ज़्यादा आयतन में परिवर्तन होता है और ठोसों की न्यूनतम होती है, सबसे कम संपीडितता होती है। तरलता की बात करें तो पदार्थों के कणों की परतों के एक दूसरे के पर फिसलने के कारण बहने की प्रवृत्ति तरलता कहलाती है। यानी कि द्रवों में जो विशेषता या गुण पाया जाता है कि पदार्थ की जो अलग अलग परतें होती हैं उन परतों की अर्थात दो परतों की एक दूसरे के ऊपर फिसलने की प्रवृत्ति या यह जो गुण है वह क्या कहलाता है? तरलता कहलाता है। अब देखते हैं बर्तन में गैस का भरना। जैसे गैसों के कण अनियमित रूप से हर दिशा में विचरण करते हैं। गैस के कण अनियमित है अर्थात निश्चित नहीं है किस दिशा में जाएंगे, हर दिशा में गति करते हैं, विचरण करते हैं तथा ज़्यादातर ऊपर की ओर जो है ये गति करते हैं। इसलिए किसी बर्तन में गैस भरने के लिए गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे किसी बर्तन में गैस को भरते हैं तो गैस के कण जो है ऊपर की दिशा में गति करेंगे, नीचे की जगह खाली हो जाएगी, इसलिए क्या कर सकते हैं उस पर दबाव लगाया जा सकता है जिससे उसका आयतन कम किया जा सकता है। आकार, अब आकार के बारे में देखते हैं। पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ के जो कण हैं वो क्रम से एक दूसरे से जुड़े हैं, यह व्यवस्था क्या कहलाती है? उसका आकार कहलाती है।
ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव एवं गैस का आकार निश्चित नहीं होता। वे उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें द्रव और गैस को रखा जाता है। अगला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के कणों में उसकी गति के कारण, जैसे कोई पदार्थ है और पदार्थ के कण होते हैं, तो उन कणों में उनकी गति के कारण एक ऊर्जा होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है क्योंकि ठोस पदार्थ के कण भी बहुत ही कम गति करते हैं, तथा गैसों में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है और द्रवों में ठोस एवं गैस के मध्य होती है। घनत्व। किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। कोई भी पदार्थ है उसका एकांक आयतन मतलब जैसे आपने 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली और 1 सेंटीमीटर आपने ऊंचाई या गहराई ले ली, तो इस माप का जो द्रव्यमान है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स आयतन आपने ले लिया, जैसे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर गहराई, ये जो माप है इसका द्रव्यमान जो है उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः ठोसों का घनत्व अधिक एवं गैसों का सबसे कम होता है और द्रवों का ठोस एवं गैस के बीच में पाया जाता है घनत्व। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर देखते हैं। इसमें कारण बताइए, कुछ कंडीशन दी हुई है उसका क्या कारण है। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। जिस बर्तन में किसी गैस को हम भरते हैं वह गैस उस पूरे बर्तन को भर देती है। क्या कारण है? उत्तर इस प्रकार से कि गैसों के कणों की हर संभव दिशा में नियमित तथा तीव्र गति के कारण, कि गैस के कण जो हैं हर संभव प्रत्येक दिशा में गति करते हैं और उसके कणों की गति भी तेज होती है, तीव्र होती है। इसके कारण गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि वो सभी दिशाओं में अगर गति करेगी तो उस पूरे बर्तन में फैल जाएगी। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कैसे? तो बर्तन में भरी हुई गैस अपनी तीव्र एवं अनियमित गति के कारण बर्तन की दीवारों से टकराती है। अगर गति करेगी, तेज गति है, तो बर्तन की दीवारों से वह गैस टकराएगी, जिसके फलस्वरूप दीवारों पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण, अर्थात वह गैस जो है उस दीवार से टकराती है, जिस क्षेत्र पर टकराएगी वहाँ पर टकराने से कुछ तो बल लगेगा ना, तो उस प्रति एकांक पर लगने वाले बल के कारण जो है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। यही इसका कारण है। अगला है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। कैसे? लकड़ी जो है, लकड़ी की जो टेबल है वो ठोस क्यों कहलाती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से कि लकड़ी की मेज का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। आयतन मतलब लकड़ी की मेज जो है जितना स्थान घेरती है वो फिक्स है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि पहले कम स्थान घेर रही थी बाद में ज़्यादा स्थान घेरने लग गई। तो लकड़ी की मेज का जो है आयतन यानी कि जो फिक्स स्थान घेरती है, दूसरी बात उसका आकार भी जो है निश्चित होता है। ये स्पेशल गुण है। और उसके कणों में तरलता, यानी कि लकड़ी की मेज के कण जो है बहते नहीं हैं और संपीड़ितता, अर्थात उसमें बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये नगण्य होता है लगभग, इसलिए लकड़ी की मेज जो है ठोस कहलाती है। डी वाला है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। कोई हवा जो है, हवा वातावरण में, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, कहीं कोई रुकावट वाली बात नहीं है। लेकिन यही अगर लकड़ी जो है उस पर अगर हाथ चलाना है तो हमें कराटे सीखने पड़ेंगे, उसमें दक्ष होना पड़ेगा, नहीं तो चोट लग जाएगी। कारण क्या है? तो हवा के कणों के मध्य खाली स्थान होता ही है, हवा में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और आकर्षण बल भी जो है न्यूनतम होता है। हवा के कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है, इसलिए हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के कणों के मध्य परस्पर अत्यधिक आकर्षण बल होता है, अर्थात उसके कण एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं और खाली स्थान बहुत ही न्यूनतम होता है, खाली स्थान बहुत कम पाया जाता है। इसलिए लकड़ी पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, नहीं तो उसमें चोट लग सकती है, इसलिए ये इसकी सावधानी हो गई है। अगला चौथा प्रश्न है, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता ही है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा,
पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर दोस्तों अभी मैं जब आपको पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के गुणों के बारे में बता रहा था वहाँ पर भी बताया था। एक बार और देख लेते हैं कि सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ये नॉर्मल सी बात है कि ठोसों का घनत्व अधिक और द्रवों का घनत्व कम होता है। लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बन जाता है तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि होती है। ये यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो रहा है कि पानी जो है जब वाटर जो H2O जो है वो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। और जब वह द्रव से यानी कि पानी से बर्फ बनता है तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके आयतन में भी वृद्धि होती है। अतः जिससे क्या होता है कि उसका घनत्व, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरने लगता है। यही इसका कारण है। अब इसके बाद में पेज नंबर 9 के प्रश्न उत्तर को हम समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। दो तापमान दे रखे हैं केल्विन में, इनको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। एक सामान्य बात मैं आपको बता देता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है। तो अब 0 डिग्री में अगर 10 बढ़ता है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इधर भी 273 में भी 10 बढ़ेगा, अर्थात 283 केल्विन हो जाएगा। 0 डिग्री में भी अगर 10 घटता है तो 273 में भी 10 घट जाएगा। तो समान रूप से सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, और फिर दोनों में जितना बढ़ेगा सामने वाले में भी उतना ही बढ़ और घट जाएगा। तो सूत्र की बात करें तो सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, ये इसका सूत्र है। इसमें हम मान रख लेते हैं कि केल्विन की जगह, क्योंकि केल्विन का तापमान अपने को 300 दे रखा है, माइनस 273, 300 में से 273 को घटाया 27 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि 27 आएगा। यही क्या है, सेल्सियस में इसका तापमान है 300 केल्विन का। अब इसी के बाद में 573 केल्विन को कर लेते हैं। 573 केल्विन सूत्र में मान रखेंगे, इसका सूत्र भी यही है कि सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, तो इसमें मान रखते हैं। तो 573 में से जब हम 273 को घटाएंगे तो दोस्तों 300 आएगा, और यही सेल्सियस का इसका आंसर है। साधारण तौर पर समझें तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन है। तो अब 573 केल्विन को अपने को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 573 में से 273 को अगर हम घटाएंगे तो 300 आएगा। तो यही इसका उत्तर है। इसी प्रकार से पहले वाले में भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। दो तापमान अपने को दे रखे, एक तो 250 डिग्री सेल्सियस और एक 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था अर्थात जल किस अवस्था में रहेगा, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था जो है गैसीय अवस्था रहेगी, क्योंकि 250 डिग्री सेल्सियस पर इतने हाई टेम्परेचर पर जो है जल द्रव अवस्था में नहीं रह सकता। और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर यही जल का क्वथनांक होता है। तो इतने में क्या होता है कि जल उबलने लग जाता है, अर्थात गैस रूप में भी वो कन्वर्ट होने लग जाएगा और द्रव रूप में भी वो रहेगा, क्योंकि जल उबल रहा है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव एवं गैस दोनों अवस्था होगी। पेज नंबर 9 का तीसरा प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान, उस पदार्थ का तापमान स्थिर क्यों रहता है। जैसे अपने पास में बर्फ़ है, बर्फ़ को हम पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री जो है बर्फ़ का गलनांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होता है। तो जब हम उसको गर्म करेंगे, बर्फ़ को गर्म करेंगे, तो जब तक वो पूरा बर्फ़ पानी में नहीं बदल जाता तब तक उसका तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। इसका कारण यह है कि जो हम ऊष्मा देंगे वो उस पदार्थ में अवस्था परिवर्तन में यूज हो जाएगी, और वह ऊष्मा उस पदार्थ में गुप्त ऊष्मा के रूप में निहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, इसलिए पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। चौथा प्रश्न है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडल में जो गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इन गैसों को द्रव में परिवर्तित करने की क्या विधि हो सकती हैं। तो इसकी साधारण सी विधि है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हम उसका एक तो तापमान कम करेंगे, और दूसरा उन गैसों पर हम दबाव बढ़ाएंगे, जिसके कारण जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। प्रश्न संख्या 11 के उत्तर अब हम समझते हैं। पहला प्रश्न है
गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? जब तापमान ज़्यादा हो और वायुमंडल में नमी की मात्रा कम हो तो ऐसे में कूलर अधिक वातावरण को अधिक ठंडा, या जिस कमरे में वो पड़ा है उसको अधिक ठंडा क्यों करता है? इसका उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उत्तर इसका देखो दोस्तों, ये 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर इस प्रकार से कि गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक होता है एवं आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता मतलब वायुमंडल में नमी कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, अर्थात तेज़ी से, क्योंकि वायुमंडल में नमी कम रहेगी और तापमान ज़्यादा रहेगा तो कूलर में जो पानी भरा है वो उसका वाष्पीकरण जो है वो तेज़ी से होता है, और वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा जो ली जाती है उसी कक्ष से ली जाती है, तो फलस्वरूप क्या होता है कि वहाँ का तापमान कम हो जाता है, तो फलस्वरूप कूलर अधिक ठंडा करता है, अर्थात हमें ठंडा ठंडा वहाँ पर महसूस होता है। दूसरा प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? गर्मी के टाइम पर घड़े का जल ठंडा क्यों लगता है, क्यों ठंडा होता है? इसका कारण हम समझते हैं कि घड़े के रंध्रों में से, अर्थात मिट्टी का जो मटका है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो उन रंध्रों में से जल रिस रिस कर बाहर आता है, उन रंध्रों में से, जिसका वाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होता है। कि घड़े के जो रंध्र हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं, उनमें से जल रिस रिस कर बाहर आता है, और बाहर आता है, बाहर का वायुमंडल का तापमान गर्मियों में अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि उस जल का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के लिए जो आवश्यक, जो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है ना, जो ऊष्मा चाहिए, वो उसी घड़े के जल से ली जाती है। तो उस घड़े के जल से ऊष्मा अगर ली जाएगी तो घड़े के जल से ऊष्मा की मात्रा कम होगी, माने उसका तापमान कम होगा, और इसलिए क्या होता है कि फलस्वरूप घड़े का जल जो है ठंडा हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर, अर्थात हमारी हथेली पर डालते हैं तो हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, या फिर जिस स्थान पर डालते हैं वहाँ पर बाद में हमें ठंडा ठंडा क्यों महसूस होता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र का क्वथनांक कम होने से इनका वाष्पीकरण जल्दी होता है। इनका जो है क्वथनांक जो होता है वो बहुत ही कम रहता है, कम तापमान पर ही ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं या उबल जाते हैं। तो इनका क्वथनांक कम होने से इनका वाष्पीकरण जल्दी होता है, और वाष्पीकरण के लिए ये आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से ही लेते हैं, इस कारण हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। अर्थात जैसे इनको हम अपनी हथेली पर डालेंगे, कम क्वथनांक है, कम तापमान पर ही ये वाष्प में बदल सकते हैं, तो वो वाष्प में बदलने के लिए या फिर क्वथनांक तक जाने के लिए जो तापमान की जो आवश्यकता होती है वो तापमान ये हमारे ही शरीर से, हमारे ही हथेली से लेते हैं। तो जिस स्थान से वो तापमान को खींचेंगे, जहाँ पर अपनी हथेली में जहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं वहीं से तापमान लेते हैं, तो वहाँ का तापमान जो है पर्टिकुलर क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है, इसलिए हमारी हथेली जो है ठंडी हो जाती है, या फिर वहाँ पर हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। चौथा प्रश्न है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कि जैसे एक तो अपने पास में कप में गर्म दूध या चाय है, और उसी को अगर हम प्लेट में रखें तो हम आसानी से या जल्दी क्यों पी लेते हैं, या फिर वो जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है? इसी का उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उत्तर है कि कप की अपेक्षा प्लेट में रखे गर्म दूध या चाय का सतही क्षेत्र अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। कि जैसे पहले तो वो गर्म दूध या चाय पहले एक कप में थी, फिर हमने उसको एक प्लेट में, एक जो बड़ी है उसमें हमने डाल दिया, तो पहले तो थोड़ा सा क्षेत्र जो है उसका वायुमंडल के संपर्क में था, लेकिन अब उस गर्म दूध या चाय का ज़्यादा क्षेत्र जो है बाहरी वातावरण के संपर्क में आ गया है, जिससे उसका वाष्पीकरण भी जल्दी से होगा। पहले कम वाष्पीकरण हो रहा था क्योंकि कम क्षेत्र उसका बाहर था, और अब ज़्यादा क्षेत्र में वो फैल गया है गर्म दूध या चाय, जिसके कारण उसका वाष्पीकरण भी अधिक होता है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो जल्दी ठंडा हो जाता है, दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? तो दोस्तों गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ये जल को सोखने की क्षमता रखते हैं, या फिर जो हमें पसीना होता है उसको सोखने की क्षमता रखते हैं, इसलिए।